सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। जून 3 होगी भैया। मतलब दिन देख रहे हो आप, कैसे फुर 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 निकल रहे हैं। मतलब झटपट पट झटपट झट निकल रहे हैं। मतलब लग रहा है आपको? मतलब मुझे तो नहीं पता लग रहा, क्योंकि वही एक चीज, मैं वही बात, जब मैं भी तैयारी कर रहा होता था, जब मैं पढ़ रहा होता था, स्कूल में था, कॉलेज में था, तो घर वाले एक बात बोला करते थे कि यार बिजी होंगे ना अगर, तो दिन कब निकल जाएगा ना पता नहीं लगेगा। फ्री बैठे रहोगे, ऐसा लगेगा कि एक एक मिनट, एक एक घंटा कैसे निकल रहा है। भैया जून 3 हो गई है। ऐसे ही करते करते जो भी आपने पेपर देना है वो आपका पेपर आ जाएगा, और फिर सोचोगे कि हो क्या हो गया। तो मुझे नहीं पता आप पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता आप नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि अक्सर जब भी बच्चा प्रिपरेशन करता है ना नौकरी की, वो दुनिया जहान को झूठ बोलता है। वो पेपर वाले दिन झूठ बोलता है। मम्मी पूछती है पेपर कैसा हुआ, मम्मी बढ़िया हो गया। पापा पढ़ी पेपर कैसा हुआ, अच्छा हो गया जी। नंबर, वो नंबर तो कब पता लगेगा, पेपर अच्छा होगा, नंबर पता नहीं, है ना। वो मम्मियों को पता ही, फिर कंपटीशन, मम्मी टफ आ गया था, मम्मी आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। मम्मी को क्या पता बेचारी को, पापा को क्या पता, वो कौन सा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर कहाँ ही चेक होता है। तो बस एक ही चीज बोलूंगा, जिसको झूठ बोलना है बोलो, अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोलना। जिस दिन अपने आप को भी झूठ बोलने लग गए, बेड़ा गर्क हमारा। तो मैं ना कॉलेज में था, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, फिर क्लास शुरू करूंगा। तो जिम करते थे, एक एक्सरसाइज होती है, ट्राइसेप्स की होती है, ऐसे नीचे को करना होता है, ट्राइसेप्स पे वजन जाता है। तो मैं देखता था कि यार कोई 70 किलो उठा रहा है, 80 किलो उठा रहा है। मैं शुरू ही किया था मैंने, और मैं यूं, फिर मैंने भी 70-80 किलो कर लिया। अब जब मैं कर रहा था, मेरे कंधे ऐसे हो रहे थे यूं। तो मेरा जूनियर हुआ करता था, उसने बताया मुझे कि सर ना, ऐसे नहीं करना, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। कह रहा हम दुनिया के लिए अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं। अब जब हम ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम में क्या आ रहे हैं, शोल्डर भी आ रहे हैं। एक्सरसाइज किसकी है, ट्राइसेप्स की है सिर्फ। तो वो मेरे यार दिल पे रह गई बात कि यार बात तो सही बोल गया यार, कि दुनिया जहान को झूठ बोलना है बोलो, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। बस इतना, बस ध्यान रखना। शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले कल जो होमवर्क दिया था, एक बार बच्चों के साथ दोस्तों बातचीत कर लें उसके बारे, क्योंकि बच्चों को होमवर्क दिया था और हमने बोला था कि जो जो बच्चे जवाब देंगे उस बच्चों के हम नाम पढ़ेंगे। तो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले किसने दिया था जवाब, तो हमने किए थे बात आईपीएल से रिलेटेड। आईपीएल हमने सेशन भी कर लिया है, आईपीएल को हमने कल क्लास में भी झटपट रिवीजन कर ली थी, और अब उसके जो शॉर्ट फॉर्म में हमने करे थे। तो सबसे पहले प्रीति कुमारी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आईपीएल का 19वां एडिशन है। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी 776 रन, पर्पल कैप कगिसो रबाडा 29 विकेट, और टोटल डॉट बॉल्स आई है 5685। हर डॉट गेंद पर लगे हैं 19 पेड़, तो 1,08,015 पेड़ लगे हैं। और सबसे ज्यादा डॉट बॉल है मोहम्मद सिराज की 172। बहुत बेहतरीन जी। प्रीति कुमारी हो गई हैं, नो एक्सक्यूज हो गए हैं। तरुण टांटुबे हमारे वेस्ट बंगाल से, कंचन कुमारी हैं, फिर से नो एक्सक्यूज, ऑल द बेस्ट ब्रो। दीपिका हैं, म्यूजिक धीरज सजन है, धीरज सना, ठीक है। आयुष हो जाते हैं, किशोर जाट हो जाते हैं, किशोर जाट बागड़िया हैं, हिमाद्री है, बनिक हैं, शीतल ठाकुर हैं, वीडियो वीडियो 77, दुर्योधन है, अरे वाह दुर्योधन आए हैं क्लास में, लताशा हैं, अनुन्या अनुन्या मजुमदार हैं, अर्नब सेन हैं, सुग्रीम सिंह हैं, सुग्रीम सिंह फिर से हैं, ऋतु शर्मा है, ऋतु शर्मा, ऑल द बेस्ट ऋतु। कशिश खान है, प्रतीक पाटेकर हैं, विशाल शर्मा है, राहुल भारद्वाज हैं, निशा बाथम है, और शुभम शुभम है। शुभम ने 2 और जवाब दिए हैं। अच्छा, शुभम भूल गए थे पहले लिखना, शुभम ने एडिट नहीं किया, शुभम ने नए टेक्स्ट डाल दिए। इसके अलावा हरिशंकर हो जाते हैं हमारे पास सुजू वाघमोड़े हो जाते हैं, आशीष वर्मा है, उदय साहू हैं, प्राजक्ता हैं, श्रेष्ठा हैं, सादिया व्लॉग्स हैं, मोनिका पंचाल हैं, राखी प्रजापति हैं, इशिता हैं, सोनू गुप्ता हैं, जग्गा सिंह, क्या बात है, फैक्ट जोन, आयुष कोड, कौशिक है। तो बहुत ही कम बच्चों ने जवाब दिए। पता नहीं, बहुत ही आसान सवाल मैंने पूछा था, ऐसा कोई सवाल था नहीं कि आप नहीं दे सकते जवाब। बस थोड़े बच्चे उसमें आ जाते हैं कि मैं क्यों दूं। वो ये नहीं समझ रहे बात कि मैं क्या चाह रहा हूं बच्चों से ऐसे जवाब लेकर। क्योंकि आईपीएल बेटा 1 साल तक पेपर का हिस्सा बनने वाला है। आईपीएल से सवाल 1 साल तक आएंगे, फिर बोलोगे कि सर याद नहीं होते। तो आज भी ऐसे ही होमवर्क दूंगा, और मैं होप करूंगा, आशा करूंगा कि आप जवाब दें। बाकी शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। पहले हम करेंगे दोस्तों पिछले कल जो हमने करंट अफेयर्स किए थे डिटेल में, उसका एमसीक्यू रिवीजन,
और फिर आज के करंट अफेयर दोस्तों डिटेल शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पीडीएफ कहां मिलेगी सर? पीडीएफ ये रहा टेलीग्राम चैनल गगन सर रेलवेज, यहां मिल जाएगी। आईपीएल 2026 में फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को कितने विकेटों से हराया? हर सवाल पर 5 सेकंड के लिए वेट करूंगा, क्योंकि अगर 5 सेकंड में आपने जवाब दे दिया तो मतलब आप रेगुलर क्लास लगा रहे हो, अगर नहीं दे पाए तो ठीक लो फिर, है ना। आरसीबी ने कितनी विकेटों से हराया गुजरात टाइटंस को? तो आरसीबी ने 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 का खिताब जीत लिया। तो फाइनल कहां पर हुआ था आईपीएल का? अब कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर रुकिए सर सवाल पढ़ने दीजिए, मैंने बोल तो दिया, फाइनल कहां पे हुआ? वहां क्या लिखा है? आईपीएल में वह फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया जिसमें आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराया? फाइनल कहां खेला गया? तो भैया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, दूसरा साल लगातार। पिछला साल भी पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ही था, और पिछले साल भी बेंगलोर ही जीता था, इस साल भी बेंगलोर ही जीता। नेक्स्ट, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतने वाली आईपीएल इतिहास की कौन सी टीम बनी? लगातार इससे पहले कितनी टीमें जीती हैं? या फिर इसे ऐसे पूछा जा सकता है, किस टीम ने अपने खिताब का बचाव किया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइटल को डिफेंड किया। चलिए, तो चेन्नई 2010-11, मुंबई 2019-20 के साथ आरसीबी बन चुकी है तीसरी टीम। रजत पाटीदार बने हैं कप्तान तीसरी बार। आइए चलिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पढ़ा था हमने कि यह पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखी गई किताब को दिया जाता है, बशर्ते वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आयरलैंड या फिर यूके के अंदर प्रकाशित की गई हो। याद है? तो चलिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों ये किस पुस्तक को प्रदान किया गया? तो दोस्तों 2026 दिया गया ये ताइवान ट्रैवलॉग को। नेक्स्ट, तो भैया ये ताइवान ट्रैवलॉग को लिखा किसने है? लेखक कौन है इसका? ताइवान ट्रैवलॉग का लेखक कौन है? चलिए, तो जवाब हो जाता है भैया यांग शुआंग जी। हमने क्या बोला था? यांग याद रखेंगे, हमने कौन 10 के घर रिश्ता लेकर जाना है। नेक्स्ट, ताइवान ट्रैवलॉग का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? यांग बहन जी ने लिख दिया था। अब यांग बहन जी के लिखने के बाद उसको अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया? क्योंकि उसको प्रकाशित करने के लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना जरूरी था, उसके बिना उसका पुरस्कार नहीं मिलता। तो बताइए, यांग के लिखने के बाद किताब को इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया? चलिए, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया लिन किंग ने। नेक्स्ट, ताइवान ट्रैवलॉग मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? कौन सी भाषा की किताब थी दोस्तों ये? जापानी, कोरियाई, मैंडरिन चाइनीज या फिर अंग्रेजी? कौन सा लैंग्वेज का किताब है दोस्तों ताइवान ट्रैवलॉग? चलिए कोशिश कीजिए, ताइवान ट्रैवलॉग। तो भैया ध्यान रखेंगे, ताइवान ट्रैवलॉग थी असल में मैंडरिन चाइनीज भाषा की। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। क्या भैया 2026 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है ताइवान ट्रैवलॉग नाम की किताब ने। लिखी है किताब यांग ने, ट्रांसलेट करी है दोस्तों मैंडरिन चाइनीज से लिन किंग ने। दोनों बहन जी कहां से हैं? ताइवान से। आइए नेक्स्ट, भैया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की कुल पुरस्कार राशि कितनी है? कितना पैसा दिया गया दोस्तों? अच्छा, जितना भी पैसा दिया गया उसे 50-50 बांटा गया। 50 मिला है लिखने वाली को, 50 मिला है ट्रांसलेट करने वाली को, यानी कि 50 मतलब 50% जीता है यांग ने, 50% जीता है लिन किंग ने। और यहां पर है कितना प्राइज मनी? 50,000 पाउंड, यानी कि 25,000 25,000, एक तेरा एक मेरा, वो वाला दोस्तों। नेक्स्ट, चलिए, क्या भारत ने भी कभी यह पुरस्कार जीता है? अगर हां तो कितनी बार जीता है? 2026 में तक भारत ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कितनी बार जीता है? हमने बहुत डिटेल में किए इन चीजों को। तो भारत ने भैया 2 बार जीता है ना। नेक्स्ट, तो भैया 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पुस्तक कौन सी थी? याद कीजिए, किसने लिखी थी किताब? ये किताब लिखी है गीतांजलि श्री ने। ये किताब लिखी है गीतांजलि श्री में ने। किसने ट्रांसलेट की है? ट्रांसलेट की है डेजी रॉकवेल ने। रॉकवेल ने। कौन सी भाषा में लिखी थी गीतांजलि ने? हिंदी भाषा में लिखी थी गीतांजलि श्री ने, जिसे पहली बार इंडिया की तरफ से 2022 में पुरस्कार दिया गया।
और किताब का नाम था रेत की समाधि, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ टूम ऑफ सैंड। नेक्स्ट, और कौन सी फिल्म ने कौन सी किताब ने 2025 में ये पुरस्कार जीता? तो ये किताब लिखी थी बानू मुश्ताक ने। बानू मुश्ताक ने किताब लिखी थी। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा भस्थी ने। दीपा भस्थी ने। और बानू ने किताब लिखी थी ये कन्नड़ भाषा में, और किताब का नाम क्या था? हार्ट लैम्प। तो ध्यान रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रिवीजन हो रही हो बढ़िया तो कमेंट में ना लिखते भी जाना कि सर रिवीजन हो रही बड़ी भयंकर, रिवीजन कहते गजब नजारे, मजा आ रहा है, मतलब अच्छी लग रही है, ताकि बाकी बच्चे भी समझे कि हाँ यार मजा आ रहा है, समझ आ रहा है बच्चों को। चलिए, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हो चुके हैं अब? इंडिया में दोस्तों कितने रेलवे जोन्स हैं? बहुत आसान, इंडिया में 18 रेलवे जोन्स हैं। नेक्स्ट, 18वां रेलवे जोन कौन सा है? 18th रेलवे जोन यानी कि 18वां रेलवे जोन कौन सा है? साउथ कोस्ट रेलवे हो जाता है 18वां रेलवे जोन। नेक्स्ट, अरे हेडक्वार्टर्स कहां पर है साउथ कोस्ट रेलवे का? जवाब आपने शायद देख लिया है, बट चलिए फिर भी औपचारिकताएं रह गई हैं मात्र। होता है क्रिकेट में जब ये 20 गेंदें रहती हैं और सिर्फ 2 रन चाहिए हो, तो क्या बोलते हैं कमेंटेटर? औपचारिकताएं रहती है मात्र, जीत गई है टीम। वैसी तरह आपने जवाब देख लिया है, औपचारिकताएं रहती हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश दोस्तों, ये हो जाता है हेडक्वार्टर्स। ध्यान रखेंगे, साउथ कोस्ट रेलवे यानी कि दक्षिण तट रेलवे जोन ने भी फंक्शन करना शुरू कर दिया है, हेडक्वार्टर्ड एट विशाखापट्टनम। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए भारतीय रेलवे ने अपना नया लोगो भी लॉन्च किया, जिसमें 18 सितारे हैं, पहले 17 थे। पता नहीं लग रहा देख के, लेकिन किया है तो किया है। नेक्स्ट, चलिए, भारत ने लगभग 60 बिलियन या फिर 629 मिलियन डॉलर मूल्य के ब्रह्मोस मिसाइल समझौता दोस्तों किस देश के साथ किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका जवाब हो जाता है क्या? वियतनाम को बेची हमने दोस्तों, बहुत ही महंगी मिसाइलें ये वाली। चलिए आइए, इससे पहले हम फिलीपींस को बेच चुके हैं 2022 में, और रिसेंट में वियतनाम को। आई, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और किस देश के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका नाम हम बार बार पढ़ चुका हूं भैया, इसको तो भूलोगे नहीं आप। ब्रह्मपुत्र नदी से ले लिया ब्रह्मपुत्र नदी से ले लिया ब्रह्म, और भैया मॉस्कवा नदी से ले लिया मॉस। तो ये हो गया ब्रह्मोस। तो ये कहां की नदी है? ये है रशिया की नदी। तो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट, ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत का डीआरडीओ और किस रूसी कंपनी का संयुक्त उपक्रम है? तो दोस्तों कौन सी दो इंडिया कंपनियां मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाती हैं? चलिए, कौन सी दो कंपनियां मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाती हैं? तो भारत की तरफ से डीआरडीओ, रशिया की तरफ से पौ 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 पौ, सुना गाना पौ 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 एन पॉम। मेरे बड़ा हंसी आती है, क्या ही गाने बना देते हैं बॉलीवुड वाले यार। पौ 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 पौ। आइए, तो भैया ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कंपनी है, इंडिया ने कितना हिस्सा रखा है अपने पास? तो डीआरडीओ के पास बेसिकली कितना हिस्सा है इस कंपनी का? तो भैया 50.5% और एनपॉम के पास 49.5%। नेक्स्ट भैया, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का जो यूनिट है, इसकी जो उत्पादन इकाई है, वो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है? रिवीजन अच्छी हो रही है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि ना करंट अफेयर सारा खेल ही रिवीजन का है। हमको लगता है कि हम और खबर करा दो, और खबर करा दो। क्या करोगे खबरें पढ़ के? अंजना ओम कश्यप बनना है? वो तो ना ही बनो, बेहतर है। अंजना ओम कश्यप तो ना ही बनो तो बेहतर है। खबरी नहीं बनना ना, पेपर पास करना है, और पेपर पास होगा जब चीजें याद रहेंगी। मैं क्यों करवा रहा हूं रिवीजन? मुझे क्या जरूरत है ये 15-20 मिनट देने की हर क्लास में स्टार्टिंग में? इसीलिए ताकि जो कल आपने पढ़ा वो आपके आज जहन में बैठ जाए। ये क्लास में हम ना, सिर्फ क्लास में आने से मैं आपको 4 बार करंट अफेयर करवा देता हूं, अगर किसको नहीं पता। पहले दिन थ्योरी करी हमने कल, आज हम कर रहे हैं इसका एमसीक्यू। संडे को करेंगे हम इसका वीकली, और दोस्तों मंथ के एंड में हम करेंगे इसका मंथली। क्लास में आने से ही 4 बार आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूं।
सिर्फ क्लास में, सेल्फ स्टडी की तो बात नहीं आ रही अभी, इसलिए करवाते हैं रिवीजन ताकि पेपर में सवाल करें, पेपर में जाके ना सोचे कि क्या था। चलिए इसका जवाब है लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। स्पीड इसकी माक 2.8 से माक 3, मिसाइलों की स्पीड दोस्तों माक में, माक मैक मैक कह लो, माक कह लो, मैक में जांची जाती है, नापी जाती है। आइए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बोले तो नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रस्ताव के अनुसार एमबीबीएस छात्रों को अपनी डिग्री अधिकतम कितने वर्षों में पूरी करनी होगी? तो भैया 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। कितने? 4 अटेम्प्ट मिलेंगे डिग्री को पूरे करने के। तो इन 4 अटेम्प्ट कितने साल में कर सकता है एक छात्र अपनी डिग्री पूरी करने के लिए प्रस्ताव रखा है? पहले ये हुआ करता था दोस्तों 9 साल और अब ये हो गया है 10 साल। वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 में बना नेशनल मेडिकल कमीशन, अभिजित चंद्रकांत शेठ डायरेक्टर। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल अजय कोछड़ नौसेना के कौन से उप सेना प्रमुख बने हैं, यानी कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो चीफ कौन बने हैं? 27th चीफ बने हैं, नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। ये मैंने क्लास में ही पता नहीं कितनी बार रीडिंग करवा दी इस चीज की, क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होने वाली है। हमारी डिफेंस में कितनी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं। 27वें चीफ बन चुके हैं, तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ चुके हैं। कौन है? एनएस राजा सुब्रमणी, एनएस राजा सुब्रमणी ये आ चुके हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे? अनिल चौहान। और अब 48वें उप चीफ आ चुके हैं, नाम है अजय कोछड़। किसे रिप्लेस किया कोछड़ साहब ने? संजय वत्सायन। किसे किया? संजय वत्सायन को रिप्लेस किया। नेक्स्ट, राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के कौन से अध्यक्ष बने? इन्होंने भी रिप्लेस किया समीर वी कामत को। समीर वी कामत हुआ करते थे दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष, और वो भी अब बदल गए हैं। भैया बताइए समीर वी कामत की जगह कौन आए हैं नए अध्यक्ष डीआरडीओ के? इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है? वी नारायणन, वी नारायणन। चलिए जवाब हो जाएगा डीआरडीओ के 15वें अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार सिंह। अभी तो सीबीएसई के भी चेयरमैन बदल गए हैं। मेरे को समझ नहीं आता, कोई फायदा नहीं है सीबीएसई के चेयरमैन बदल के। इट्स लाइक 2024 में भी आपको मैं बता दूं दोस्तों, एनटीए से नीट का पेपर लीक हो गया, तो उस वक्त के डायरेक्टर हुआ करते थे एनटीए के सुबोध कुमार सिंह। उसकी भी ट्रांसफर कर दी थी बेचारे की कि अब लीक नहीं होगा, फिर लीक हो गया। अब सीबीएसई में प्रॉब्लम आई है तो इन्होंने सीबीएसई का अध्यक्ष ट्रांसफर कर दिया। प्रॉब्लम अध्यक्ष में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अब नीट के 2 पेपर में इस साल गड़बड़ हुई है, एनटीए के नीट में गड़बड़ हुई है, सीयूईटी में गड़बड़ हुई है, अब उसको भी बदल दो चाहे। लेकिन अगर 2024 में बदल के बाद अपनी सीख से तुम सीखे नहीं, क्या फायदा। नेक्स्ट, चलिए आइए, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन में उपग्रह प्रौद्योगिकी, अरे बाप रे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक एमओयू साइन किया सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना। यानी कि दोस्तों पानी को कैसे इस्तेमाल करना है, पानी के ऊपर कैसे ध्यान देना है, वाटर क्वालिटी वाटर फ्लो पर ध्यान देना है, उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किसके साथ एमओयू किया? चलिए, जल संसाधन प्रबंधन कौन बात करता है ऐसे? जल संसाधन है, आप क्या बोलते हो घर पे? माता जी कृपया भोजन दे दीजिए, और माता जी क्या बोलती हैं? कृपया ग्रहण कीजिए। ऐसे कोई नहीं बात करता ना। बच्चे ना मेरे को पता नहीं कमेंट करता है, सर प्लीज हिंदी में लिखा कीजिए, हिंदी में पढ़ा कीजिए। इतना खतरनाक हिंदी, मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूं, मैं आपसे तो ज्यादा लोगों को ही जानता हूं, बहुत तरह तरह के लोगों को मिला, मैं भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिला हूं। यूपी का कोई ऐसा कोना नहीं है, गोंडा से लेकर नोएडा तक मैं सभी से मिला हूं। उत्तर बिहार में पता नहीं कहां कहां से, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसा मैं कोई नहीं सुना बोलता वो। पता नहीं, मेरे को पहली बार बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर हिंदी में पढ़ो। बेटा मैं हिंदी में बोल तो रहा हूं। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया इसरो के साथ टाई अप कि भैया पानी को कैसे हैंडल करना है, पानी का प्रवाह कैसे चेक करना है, पानी की मिलावट, पानी में क्या मिला हुआ है, उस सभी चीजों के लिए किया। साथ ही साथ इन्होंने महा भी लॉन्च किया। महा क्या था वो बताएंगे आप। तो मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज, महा, MAHA।
तो दोस्तों ये जल शक्ति मंत्रालय और किस संगठन की संयुक्त पहल है, ये किसे ने मिलकर शुरू किया? इसमें स्टार्टअप्स को बुलाया गया है कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी हमारा साथ दो और तुम भी पानी के एरिया में, पानी में रिसर्च करने में, पानी की क्वालिटी सुधारने में, पानी का फ्लो वगैरह में आप हमारी हेल्प करो। तो महा मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज MAHA मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिलकर कर रही है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र शेखावत। आई स्वदेशी दिव्य अस्त्र मार्क 1, ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था, मैंने बोला था ऐसे उड़ती रहती है, ये किस कंपनी द्वारा 95% स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था? तो बताइए भैया, 95% स्वदेशी रूप से दोस्तों तैयार किया गया ये जो दिव्य अस्त्र मार्क 1 है, ये किस कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है लखनऊ में वेस्ट एक कंपनी है। क्या नाम है कंपनी का? ये कंपनी का नाम क्या है? ये है भैया हवरिट। नेक्स्ट भैया, भारतीय सेना ने दिव्य अस्त्र मार्क 1 टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन का परिचालन प्रदर्शन किस शहर में किया, यानी कि इसकी टेस्टिंग कहां पर की, इसको चलाकर कहां पर देखा? मतलब चला के चेक कर, चला के चेक कर, तो भैया चलाकर कहां पर चेक किया? चलिए, भारतीय आर्मी ने इसको चलाकर कहां पर चेक किया? तो भारतीय आर्मी ने इसे जोधपुर में चलाकर चेक किया। रखेंगे बात का ध्यान। चलिए नेक्स्ट आइए, भारत का समुद्री खाद्य यानी कि सी फूड निर्यात 25-26 में रिकॉर्ड कितना था? तो भैया निर्यात करने वाली यानी कि एक्सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है MPEDA। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किस देश को हमने दोस्तों निर्यात किया? अमेरिका को किया। और इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्या चीज हमने पूरी दुनिया भर में निर्यात की? वो की हमने जमा हुआ श्रिम्प, झींगा, फ्रोजन श्रिम्प यानी कि झींगा किया। तो भैया कितने रुपए का किया? माफ कीजिए, बिलियन डॉलर का किया। तो भैया 8.46 बिलियन डॉलर। रुपए में बात करें तो दोस्तों 73,890 करोड़। MPEDA मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इन्होंने बताया। नेक्स्ट, हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन होने वाली सुमन कल्याणपुर एक प्रसिद्ध डैश थी। कौन थी भैया सुमन जी? सुमन कल्याणपुर कौन थी? चलिए, सुमन कल्याणपुर एक दोस्तों प्लेबैक सिंगर हुआ करती थी, मराठी फिल्मों में गाना गाती थी। सुमन कल्याणपुर देहांत हो गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, ये कौन से साल के लिए किया है? आप याद कीजिए भैया, इससे पहले 5 था, हमने पढ़ा था वो था साल 2019 से लेकर 21 के लिए, 19, 20, 21 के लिए। छठा किस सालों के लिए है? 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25। तो जवाब हो जाएगा भैया 23, 24 के लिए है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6। नेक्स्ट, चलिए चलिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसमें किस संस्था ने नोडल एजेंसी के रूप में दोस्तों कार्य किया? तो दोस्तों ऑब्वियसली एक तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने काम बनाया ये सर्वे। किसके साथ मिलकर बनाया है सर्वे? क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ तो आएगा ही, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाया है? तो ये बनाया है भैया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, जो कि मुंबई में है। इनके साथ मिलकर इस सर्वे को दोस्तों तैयार किया है। नेक्स्ट, इनके अकॉर्डिंग भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? याद कीजिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो बच्चा डेली लगा रहा है क्लास, उसे पता होगा, उसके अकॉर्डिंग 1.9 हो चुका है। गांव में 2.1 है, शहरों में 1.5 हो चुका है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 2 है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अकॉर्डिंग भी 2 ही है। इन चीजों का रखेंगे दोस्तों ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने काफी सारा डेटा पढ़ा था, तो डेटा मैंने आपको बताया था कि कौन सा याद रखना है। एक तो यही याद रखना था आपको 2। दूसरा बड़ा बदलाव जिसमें हुआ है, जैसे ये रोटा वायरस वैक्सीन कितनों को लग गई है? 36% से बढ़कर 85% हो गया है, ये याद रखना है। रोटा वायरस क्या है? बीमारी होती है चिकन पॉक्स, मीजल्स जैसे, उस चीज को दोस्तों ये 36 से बढ़कर 85 हो गया कि ये याद रखा था हमने। और एक और छोटा सा याद रखा था हमने,
और एक ये याद रखा था कि भैया कितनी औरतों के पास अब इंटरनेट आ चुका है, 1/3 से बढ़कर वो 2/3 के लगभग हो चुकी है जितनी औरतों के पास इंटरनेट आ गया है। बाकी सारा सर्वे है, रीडिंग हमने की थी। ओमान 2014 से मोदी सरकार के तहत लागू किया गया कौन सा मुक्त मुक्त व्यापार समझौता है? तो दोस्तों अभी 1 जून से ओमान के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है, जिसे अंग्रेजी में जिसे सीईपीए भी कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हमारा सामान ओमान जाएगा, कोई टैक्स नहीं, ओमान का सामान हमारे पास आएगा, कोई टैक्स नहीं। तो भैया बताइए ओमान कौन सा देश बन गया है, कौन सा, बस कौन सा वाला बन गया है? तो भैया 5वां ऐसा बाजार बन गया है। इससे पहले मॉरिशियस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएई हो गया, चौथा कौन सा है जिसके साथ ऑलरेडी हम कर चुके हैं? चलिए, ओमान से पहले भारत ने मॉरिशियस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और किस संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए थे? अमेरिका के साथ, आसियान के साथ, यूरोपियन के साथ, या फिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ? चलिए, और अच्छी रिवीजन हो रही हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा। मैंने वही कोशिश की है कि जिस तरह के सवाल पेपर में आते हैं आपके लिए वो बनाकर लाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी को एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर फीड किए मतलब अपलोड किए। उसे बोला, मैंने कहा इनको पढ़, और अब जब जो भी मैं तेरे पास डेटा डालूं इनमें जैसे सवाल आए थे वैसे सवाल बना दे। तो वैसे सवाल बन रहे, सारा आपका इस वक्त सवाल चैट जीपीटी बना रहा है दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर पेपरों पर आधारित। चलिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा भैया? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन दोस्तों चौथा था। तो मॉरिशियस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और 5वां हो चुका है अब ओमान। आइए, चलिए, हमने पढ़ लिया था सब। ओमान की राजधानी मस्कट, करेंसी रियाल, और सुल्तान और प्रधानमंत्री हैथम बिन तारिक। आइए, लो भैया, ये हुई हमारी रिवीजन खत्म, और अब हम करेंगे आज के करंट अफेयर्स शुरू। ठीक है, होमवर्क लास्ट में। तो भैया सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने रॉक कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश का गुलवीर सिंह अमेरिका गया और पहला भारतीय बन गया जिसने 1 मील दौड़ पूरी कर ली 4 मिनट के अंदर। तो 1 मील कितना किलोमीटर होता है एग्जैक्ट, एक बार चेक करें हम। अब गोरे क्योंकि मील में नापते हैं, पता नहीं क्यों, 1 माइल इन किलोमीटर। तो भैया बेसिकली 1600 मीटर भाग ली भैया, 1600 मीटर। तुमने करी होगी कभी फिजिकल की तैयारी, अगर तो पुलिस की तैयारी हो चाहे कुछ भी हो, तो वहां पर 1600 मीटर, फौज में भी 1600 मीटर भगाते हैं, 4.5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर भागना होता है आपको। तो 1600 मीटर 1609 किलोमीटर होता है एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं। तो भैया 1 मील भाग ली गुलवीर सिंह ने 4 मिनट के अंदर। अब गुलवीर सिंह के पास 3 रिकॉर्ड, सबसे तेज 5000 किलोमीटर, सबसे तेज 10,000 किलोमीटर, और अब सबसे तेज 1 माइल यानी कि 1600 मीटर। तो आइए, तो भारत के स्टार लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह अमेरिका के ली यूनिवर्सिटी क्लीवलैंड परिसर में आयोजित विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर प्रतियोगिता में 24वें वार्षिक म्यूजिक सिटी ट्रैक कार्निवल में 4 मिनट से भी कम समय में 1 मील दौड़ने वाले पहले भारतीय बन गए। तो भैया टूर्नामेंट कितने हो गए? 24वां ये वाला टूर्नामेंट कहां पर हुआ? वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर इवेंट कहां पर हुआ? ली यूनिवर्सिटी क्लीवलैंड कैंपस अमेरिका में। बाप रे बाप, ध्यान रखेंगे गुलवीर सिंह कहां से है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। जैसे आपको बताया, इन्होंने 3 मिनट 55 सेकंड और 63 मिली सेकंड में दोस्तों ये दौड़ पूरी करी 1 मील की यानी कि 1609 मीटर की। दूसरे नंबर पर है अमेरिका के क्रिस्टोफर नाइट, इन्होंने भी दोस्तों 3 मिनट और 59 सेकंड लिए। तीसरे पर रहे अमेरिका के ही ट्रिस्टन, इन्होंने भैया 4 मिनट और 27 माइक्रो सेकंड लिए हैं। जैसे इससे पहले मैंने बताया आपको, इससे पहले 5000 मीटर भी सबसे तेज यही दौड़ चुके हैं, कितने में? 12 मिनट 59 सेकंड में। और इससे पहले 10,000 मीटर भी यही दौड़ चुके हैं 27 मिनट में। अच्छा, मैं 5000 किलोमीटर बोल दिया था ना शायद, 5000 मीटर, किलोमीटर कैसे भाग सकता है कोई 5? भैया ध्यान रखेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह के पास 3 रिकॉर्ड है। हम सबसे तेज 1609 मीटर, सबसे तेज 5000 मीटर, सबसे तेज 10,000 मीटर, सबसे तेज 60 मीटर सभी को पता है कौन है? बताइए 60 मीटर सबसे तेज कौन है, कमेंट में बताइए। लो, यही होमवर्क है आपका। आजकल सबसे तेज बहुत सवाल आ रहे हैं, तो भैया आपको सभी को बच्चों को ऑप्शंस में बताना है, गूगल कर लेना चाहे। सबसे तेज 60 मीटर इंडिया का कौन है, कितने समय में? सबसे तेज 100 मीटर कौन है इंडिया का, कितने समय में? और सबसे तेज 200 मीटर कौन है इंडिया का, कितने समय में? ये 3 आपको करना है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो भैया सबसे तेज कौन बहुत सवाल बन रहे हैं इस चीज के ऊपर।
तो ये 3 सवाल करने हैं आपको। जिसको पेपर देना है, जिसको अपने आप को सुधारना है, जिसने अपने आप को बाकियों से अलग रखना है, क्योंकि भैया 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू, और 2 हैं चिंकी और मिंकी। तो भैया चुन्नू को, मुन्नू और चिंकी को मिंकी से भी कंपटीशन है। भाई भाई है जुड़वा, बहने हैं जुड़वा, लेकिन पेपर में दोनों की तकदीर अलग है। जिसको ज्यादा तैयारी, जिसने ज्यादा चीजें पढ़ी, पेपर उसी का पास होगा। ये मत सोचना कि अगर मैं किसी को बता दूंगा, कोई मुझसे हेल्प ले लेगा तो वो मेरी नौकरी ले लेगा। नहीं, चिंकी और मिंकी की किस्मत अलग है, और चुन्नू और मुन्नू की भी किस्मत अलग है। जो चुन्नू को मिलना है वो मुन्नू को नहीं मिलना, जो चिंकी को मिलना है वो मिंकी को नहीं मिलना। किस्मत, ठीक है। तो ये होमवर्क है भैया, HW है आप सभी का, ये आपको करना है। आइए नेक्स्ट, लो भैया एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो एयर मार्शल तरुण चौधरी ये हमारे बन चुके हैं दोस्तों सेंट्रल एयर कमांड के अध्यक्ष। तो दोस्तों एयरफोर्स है जो, उसके 7 कमांड है, ठीक है, 7 कमांड है उसकी। उनमें से जो सेंट्रल एयर कमांड है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उसके अध्यक्ष बन चुके हैं तरुण चौधरी, क्योंकि इनसे पहले थे जो, वो रिटायर हो गए, तो ये रिटायर हो चुके हैं। तो एयर मार्शल तरुण चौधरी ने 1 जून को भारतीय वायुसेना की सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन का स्थान लिया है, जो भारतीय वायुसेना से 40 वर्ष की सेवा के बाद 31 मई को सेवा निवृत्त हुए हैं, निवृत्त हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे 7 कमांडें होती हैं। कौन कौन सी हैं 7 कमांडें? सेंट्रल कमांड है प्रयागराज, वेस्टर्न कमांड है नई दिल्ली, ईस्टर्न कमांड है शिलोंग, मेंटेनेंस कमांड है नागपुर, ट्रेनिंग कमांड है बेंगलोर, साउथ वेस्ट कमांड है थिरुवनंतपुरम, और साउथ वेस्ट एयर कमांड है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, साउदर्न कमांड है, और वो साउथ वेस्टर्न एयर। तो भैया भारतीय वायुसेना के 7 कमांड हैं, जिनमें 5 ऑपरेशनल कमांड है और 2, ये क्या लिख दिया है हिंदी वाला, बस देखिए, बस 5 हैं ऑपरेशनल और 2 हैं फंक्शनल। अब इनका मतलब क्या होता है उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए 7 कमांडे हैं, 7 में से 5 हैं ऑपरेशनल और 2 हैं फंक्शनल। अध्यक्ष कौन है हमारे? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। आर्मी के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेवी के कौन है? फिर से 27वें नेवी के नए चीफ मिले हैं, नाम हो जाता है कृष्णा स्वामी नाथ। नेक्स्ट, अरे बढ़िया लग रही हो क्लास, एक बार लाइक जरूर करते रहिए। तो भैया आईसीसी ने कनाडा क्रिकेट बोर्ड को दोस्तों सस्पेंड कर दिया है। कह रहे इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगी हुई हैं कि मैच फिक्सिंग वगैरह हुई थी। यहां पर जैसे वो नहीं होता इंडिया में भी, आपने सुना होगा जो छोटे लेवल पर टूर्नामेंट्स होते हैं, छोटे लेवल छोड़िए, इवन रणजी में जो जानकार होते हैं उन्हें खिलाया जाता है। तो कनाडा में ऐसी ही दोस्तों कुछ इल्जाम लग रहे हैं कि जो इनका क्रिकेट बोर्ड है और जिनके जो कुछ सीनियर मेंबर्स हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया, उन्होंने प्रेशर बनाया था कि भैया हमारे लड़कों को खिलाओ। तो उसकी वजह से जो अच्छा खेलने वाले लड़के थे उनको टीम में नहीं लिया गया और सिफारिशी लोगों को टीम में खिलाया गया। तो इसके बाद आईसीसी ने कनाडा को दोस्तों सस्पेंड कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बातचीत होती है। फिलहाल अभी इतना ही पता है कि जी कनाडा क्रिकेट बोर्ड को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया है। इनके प्रेसिडेंट का नाम सभी को पता है, जय शाह। इनके सीईओ का नाम हो जाता है संजोग गुप्ता। ध्यान रखिएगा ये चीज भी, संजोग गुप्ता हो जाते हैं दोस्तों इनके सीईओ आईसीसी के। और भैया लाइक ही कर दीजिए, अच्छी लग रही है क्लास, बेहतरीन की नहीं। ये देखो भैया 16 साल के बच्चों ने क्या कर दिया, इन्होंने इमली के छिलके देखे आपने, इमली के, इसने अगर इमली असली इमली खाई हो वो तो तोड़ के खानी पड़ती है, वो उसको छिलका होता है जो, उससे इन्होंने एक दोस्तों फिल्टर बना दिया, एक पाउडर बना दिया उसका। उसको पानी में घोलो और पानी से माइक्रो प्लास्टिक अलग कर सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं आजकल भैया खाने में? माइक्रो प्लास्टिक बोला जाता है ना कि पेपर कप में चाय मत पीना, क्योंकि पेपर कप की अंदर पतली सी परत होती है प्लास्टिक की और उसमें होते हैं माइक्रो प्लास्टिक। जैसे ही आप गर्म उसमें डालोगे चाय, वो आपके चाय में माइक्रो प्लास्टिक घुल जाते हैं। तो बोला ये जो छिलके हैं इमली के छिलके, वो माइक्रो प्लास्टिक को अलग कर सकते हैं पानी से। 16 साल के बच्चों ने। तो भैया इमली के बीजों को माइक्रो प्लास्टिक फिल्टर में बदलने के लिए भारतीय किशोरों ने पृथ्वी पुरस्कार जीता, यानी कि दोस्तों अर्थ प्राइज 2026 जीता है। तो आप पढ़ते हैं, तो नाम है विवान छावछारिया, अरे बाप रे, विवान छावछारिया, आरियाना अग्रवाल और अव्यना मेहता। ये जेंजी के भी आगे वाले बच्चे लग रहे हैं मेरे को, बड़े खतरनाक से नाम है, आरियाना
तो भैया इन तीनों को पहला पहला ग्लोबल विनर बनाया गया द अर्थ प्राइज 2026 का। तो पहली बार अवार्ड दिया है ग्लोबल अर्थ प्राइज, तो ये पुरस्कार दिया है। तो 16 साल के बच्चे हैं, इन्होंने एक चीज बनाई है जिसका नाम रखा है इन्होंने प्लास्टिक। प्लास्टिक कहते ही जब हम जैसे ये इमली के छिलकों से बना हुआ पाउडर डालते हैं ना, ये माइक्रो प्लास्टिक ना उससे चिपक जाता है और उसको फिर आराम से एक चुंबक की तरह एक चीज से बाहर निकाला जा सकता है। तो आप पढ़ते हैं इसके बारे। तो भैया प्लास्टिक एक पाउडर है जो पानी में माइक्रो प्लास्टिक कणों को आकर्षित करता है और उन्हें एक साथ चिपका जाता है। फिर गुच्छेदार कणों को एक हैंड हेल्ड चुंबक से हटाया जा सकता है और विधि बिजली मुक्त और कम लागत वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज बना दी यार इन्होंने, यार बच्चों ने, यार है ना। हम मतलब वही बात है, ये काम ऐसी चीजें नहीं बताएंगे खबरों में। अंजना को ये समय जरूर है कि भैया कौन 2 कौड़ी का टीचर है, कौन 2 कौड़ी का नहीं है। अंजना को ये समय जरूर है कि भैया मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, अंजना से ये ना बताया जाएगा। आंसर ने क्या बजाई है, कहते अंजना तुम जीडीपी समझा दो, क्लास लेके सुन के पढ़ के समझा दो कि जीडीपी क्या होता है, हम लिख के कहते तुम जीडीपी नहीं पढ़ पाओ। सीधी सी बात है यार, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने वाली कौम है वो। टीचर्स को कह रही है कि भैया तुम 2 कौड़ी के हो, शर्म भी नहीं आ रही यार, किसको बोल रही है। सस्ती पढ़ाई कैसे हुई है, ऑनलाइन। ऐसे पढ़ पाते थे 10 साल पहले, आपके कोई सीनियर वगैरह उनसे पूछना कि आज से 10 साल पहले तैयारी करने का मतलब होता था खर्चा। अब क्या है, फ्री में पढ़ लो। अगर गाइडेंस चाहिए, कोचिंग चाहिए, टेक्स्ट बुक को देखो, 529 रुपए में 3 महीने का पास देते हैं। 529 रुपए में 3 महीने की तैयारी कौन करवा रहा है भैया, 3 महीने की तैयारी इतने में। वही है ना, लेकिन बोल तो बोलने में क्या जाता है। आओ इमली के बीज का दोस्तों, टेमरिंड सीड वेस्ट। टेमरिंड क्या होता है, इमली के बीजों का जो वेस्ट है, ये एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। तो प्लास्टिक बनाने के लिए इमली के बीजों के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे गांव के लिए और जिन कम्युनिटी के पास रिसोर्सेज नहीं है इंडिया में, उनके लिए बनाया गया है। इस टीम ने आईआईटी गुवाहाटी वाले लोगों के साथ भी दोस्तों काम किया है इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए। तो एशिया रीजन के विनर इनको बनाया गया है। इन्हें $12,500 मिले हैं दोस्तों अर्थ प्राइज के लिए। और जैसे आपको बताया, माइक्रो प्लास्टिक वो प्लास्टिक जो आकार में 5 मिलीमीटर से भी छोटे कण होते हैं। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। 5 mm से भी छोटा जो भी प्लास्टिक हुआ उसे कहा जाएगा भैया माइक्रो प्लास्टिक। जो कि इस बार विवान, आरियाना और तीसरी कौन थी ये, अव्याना। क्या नाम रखे हैं भैया मां बापों ने यार। विवान, आरियाना और अव्यना, इन तीनों ने दोस्तों जीत लिया है पहला अर्थ प्राइज। नेक्स्ट चलिए, लो भैया, ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और इनकी स्टेट ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दोस्तों बहुत सारे हमें पुरस्कार जीत लिया है, जिसके लिए इन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड जीत दिया गया है, क्योंकि काफी कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया। अब इसमें क्या है, सरकार 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल दोस्तों घरों में लगाने को बोलती है कि इससे आप 15,000 रुपए तक की बिजली का बिल प्रति साल बचा सकते हो अपना। आप घरों में लगाओ, सब्सिडी देगी सरकार, 40% तक का सब्सिडी देती है सरकार। तो भैया उड़ीसा को मई 2026 में आयोजित सौर अभियान के महीने के दौरान अपने प्रदर्शन के लिए 2 जून को पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया, यानी कि सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए। तो भैया 3 कैटेगरी के अंदर, 3 कैटेगरीज में ओडिशा ने टॉप किया है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कहां से किया, ओडिशा ने। सबसे ज्यादा सोलर इंस्टॉलेशन, सबसे ज्यादा इंस्टॉल कहां हुए, ओडिशा में। और सबसे ज्यादा डिस्कॉम इंस्पेक्शन, तो भैया लगने के बाद जो बिजली देने वाली वितरण कंपनी है वो आके इंस्पेक्ट भी करती है, ऐसे नहीं लगा दिया। स्टेजेस हैं, पहले अप्लाई करोगे, लगेगा, चेक होगा, फिर एक्स्ट्रा बिजली आप बेच भी सकते हो। तो वो तो अप्लाई करने में, लगाने में और इंस्पेक्ट करने में, इन तीनों में दोस्तों ओडिशा रहा टॉप पर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कैंपेन के तहत। नेक्स्ट, तेलंगाना का लौंडा है दोस्तों अर्जुन अर्गैसी। तो दोस्तों इकलौता भारतीय है इस वक्त जो चेस की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। फिडे क्या होता है, जैसे दोस्तों क्रिकेट का आईसीसी, फुटबॉल का फीफा, चेस का फिडे। तो फिडे की टॉप 10 रैंकिंग में दोस्तों इकलौता भारतीय है तेलंगाना का अर्जुन अर्गैसी। आइए पढ़ते हैं। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन अर्गैसी 8 की एलो रेटिंग के साथ, ये कुछ और ही गड़बड़ हो गया, फुल स्टॉप जब लग जाता है गूगल खराब हो जाता है।
तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन अरगैसी इस वक्त 8 नंबर पर है, जो दोस्तों जून 2026 की रेटिंग आई है। इनको एलो पॉइंट मिले हैं 2761। अब एलो पॉइंट क्या है बेटा? क्रिकेट में होते हैं रन, हॉकी में होते हैं गोल, बैडमिंटन में होते हैं पॉइंट, फुटबॉल में भी होते हैं गोल, टेनिस में भी होते हैं पॉइंट, उसी तरह चेस में होते हैं एलो पॉइंट। क्या होते हैं? बस ऐसे ही जैसे रन है वैसे एलो पॉइंट है। तो अगर आप एक महिला हैं, वुमेन, और आप एक ग्रैंड मास्टर बनना चाहती हैं, कैटेगरी अलग है, वुमेन ग्रैंड मास्टर, तो आपको 2300 एलो पॉइंट करने पड़ेंगे इकट्ठे, आप बन जाएगी वुमेन ग्रैंड मास्टर। आपको इंटरनेशनल मास्टर बनना है, आपको 2400 ग्रैंड मास्टर करने पड़ेंगे पूरे। और आपको ग्रैंड मास्टर बनना है, मैटर नहीं करता आप आदमी है या औरत है, तो आपको 2500 एलो पॉइंट पूरे करने पड़ेंगे। हम बोलते हैं ना कि भैया ये ग्रैंड मास्टर बन गया, ये ग्रैंड मास्टर बन गया, ये ग्रैंड मास्टर बन गया। कैसे बोलते हैं? कि उसने 2500 एलो पॉइंट का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। आज तक केवल 2 हैं जिन्होंने 2800 एलो पॉइंट का आंकड़ा क्रॉस किया है। इसको सुपर ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। वो हो जाते हैं अर्जुन अरगैसी और हो जाते हैं विश्वनाथन आनंद। आज तक सिर्फ ये हैं। अब जैसे ये पॉइंट भी बढ़ते घटते रहते हैं। क्रिकेट में आप अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो तो क्रिकेट में भी रैंकिंग्स होती हैं बाद में, कि आपने रन बनाए। विराट कोहली की रैंकिंग कभी रेटिंग कभी ऊपर चलेगी, कभी रेटिंग नीचे चलेगी। तो ये एलो पॉइंट भी ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप अच्छा खेलोगे बढ़ जाएगा, खराब खेलोगे गिर जाएगा। तो भैया ये थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखेंगे। तो इस वक्त ये इकलौते भारतीय प्लेयर हैं टॉप 10 में। हमारे जो वर्ल्ड चैंपियन है दोस्तों डी गुकेश, ये है दोस्तों 19वें नंबर पर। और हमारे जो 5 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन है विश्वनाथन आनंद, ये है दोस्तों 13वें नंबर। तो देख रहे हो अर्जुन अरगैसी ऊपर है गुकेश से, लेकिन चैंपियन अभी भी डी गुकेश ही है। यही होता है, क्योंकि टूर्नामेंट में आप कैसा खेलोगे वो मैटर करता है, रैंकिंग का तो क्या है। आई तो भैया टॉप किसने किया हुआ है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने टॉप किया हुआ है। इसका अलग ही स्वैग है लौंडे का। 2841, 2800 एलो पॉइंट से ऊपर प्राप्त करने वाला इकलौता लौंडा दोस्तों मैग्नस कार्लसन, और इकलौता भारतीय अर्जुन अरगैसी 2761। तो भैया 2013-14 के बाद मैग्नस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी छोड़ दी। कह रहा मैं नहीं खेलता, कहता कोई जीतता तो है नहीं मुझसे, मजाक नहीं कर रहा मैं, ये किया है इसने। फिर 2023 में जाकर इसने छोड़ दिया जैसे, फिर चाइनीज बंदा बना एक, फिर 2025 में डी गुकेश बना। अब देखते हैं दोस्तों अब कौन बनेगा नेक्स्ट। ये देखिए पहले क्या बात है भैया, डीआरडीओ और भारतीय एयरफोर्स ने रुद्र M2 मिसाइल का दोस्तों परीक्षण किया। बहुत इंटरेस्टिंग। आइए, तो डीआरडीओ ने हमारे जो सुखोई विमान है उससे दोस्तों एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑब्वियसली भारत में बनी हुई रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण किया। इसे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से चलाया गया और जो टारगेट से उसको भेज दिया गया। रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल। तो मिसाइल का परीक्षण अत्यधिक रिलीज स्थितियों और एक महत्वपूर्ण प्रक्षेप पवकर, अरे बाप रे, के तहत किया गया। तो मिसाइल को एक्सट्रीम रिलीज कंडीशन मतलब कि जैसे आप युद्ध में हो, आपको जैसे हमने वो किया था एयर स्ट्राइक की थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, वो होता है एक्सट्रीम कंडीशन, उसमें टेस्ट किया गया। और क्रिटिकल ट्रैजेक्टरी कि भैया खतरनाक है, यूं करके ऊपर आए इस तरह। वीडियो अगर आप देखोगे, मैं लाऊंगा वीडियो, ला नहीं सकता था वीडियो, कॉपीराइट आ जाता है। तो फ्लाइट डेटा फ्रॉम रेंज इंस्ट्रूमेंट एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट इन चांदीपुर, कहां पे किया? ये चांदीपुर में किया। चांदीपुर कहां पड़ता है? ये ओडिशा के पास तट है। रिसर्च सेंटर इमारत है हैदराबाद की। इन्होंने दोस्तों डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, इन्होंने इस मिसाइल को बनाया था। तो बेसिकली याद करने वाली चीज क्या कि भारतीय हवाई सेना के सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से रुद्र M2 मिसाइल दोस्तों परीक्षण की गई। ये मिसाइल एयर टू सरफेस, हवा से धरती में मारी जाती है, और चंडीपुर जो ओडिशा के तट के पास है वहां टेस्टिंग की गई, और इसे बनाया है डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत में। इतनी बातों का रखेंगे हम ध्यान। बढ़िया लग रहा है ना यार? लाइक ही कर दो एक बार। नेक्स्ट। आई, अरे क्या हुआ? अच्छा हाँ, तो भैया सरकार एक बहुत बड़ा इंडेक्स बदलने वाली है। इंडेक्स क्या होता है? सरकार निकालती रहती है ना, अलग अलग तरह के इंडेक्स निकालती रहती है, सूचकांक निकालती रहती है सरकार अलग अलग तरह के। तो सरकार एक WPI होता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इससे महंगाई का थोड़ा आइडिया लगता रहता था, उसको बदल रही है। उसको बदल रही है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के साथ जून 15 से। बोला कि 5 साल तक WPI
और पीपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ये साथ साथ चलेंगे और 5 सालों के बाद डब्ल्यूपीआई खत्म और केवल पीपीआई रह जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये सरकार अगले 5 वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक जिन्हें कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेज वाइज खत्म कर देगी और साथ ही एक अधिक विस्तृत उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पेश करेगी, जिसमें उत्पादन हो, इनपुट हो, सेवाओं की कीमत को शामिल किया जाएगा। यानी कि भैया कितना आउटपुट हुआ, कितना हमने उसमें इनपुट किया था, सर्विसेज क्या हुई थी, ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी कि असल जो असेसमेंट है, एग्जैक्ट जो असेसमेंट है महंगाई की, वो पता की जा सके। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को पहले इसलिए इस्तेमाल किया जाता था, पता लगता था कि कितनी महंगाई, अंग्रेजी में कहा जाता है जिसे इन्फ्लेशन हो रही है। तो अब उसे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से दोस्तों रिप्लेस किया जाएगा। 5 साल तक दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों ये होलसेल प्राइस इंडेक्स को खत्म कर देंगे। तो पढ़ते हैं इसके बारे। तो जो प्रवीण महतो है, हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के, इन्होंने बोला कि जो हमारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन और इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड है, ये रिलीज करेगा डब्ल्यूपीआई बेस ईयर 2022-23 के साथ जून 15 को। इससे पहले ये बेस ईयर लिया करते थे 2011-12 को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया अब से बेस ईयर भी बदल दिया है कि किसके संदर्भ में, किससे कंपेयर करें भैया हम महंगाई को, पिछले साल से नहीं। महंगाई देखी जाती है कि इतने सालों में कितनी हो गई। तो पहले 2011-12 ले रहे थे, लेकिन इस बार जब जून 15 को दोस्तों इंडेक्स आएगा तो अब साल 2022-23 लिया जाएगा। नेक्स्ट, शुरुआत में सेवाओं पीपीआई में 7 सेवाएं होंगी। तो जो पब्लिक क्या था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ना, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में बोला 7 चीजें होंगी। बैंकिंग होगी, सिक्योरिटीज लेन देन होगी, बीमा होगी, पेंशन फंड हो गया, मैनेजमेंट हो गया, रेलवे हो गया, हवाई पैसेंजर्स हो गए, टेलीकॉम होगी। ये चीजें दोस्तों पीपीआई में शुरुआत में रखी जाएंगी। तो भैया जैसे बोला होलसेल प्राइस इंडेक्स जैसे आता है आता रहेगा, उसके साथ ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी निकालेंगे और उसमें स्टार्टिंग में 7 सेवाएं होंगी, 7 सर्विसेज होंगी। तो भैया होलसेल प्राइस इंडेक्स ये करता है, क्या नापता है, प्राइस में चेंजेस नापता है होलसेल लेवल पर। अब भैया देखो सीधी सी बात है, आपको लगता है नींबू अगर बाजार में दोस्तों आपको 150 रुपया किलो मिल रहा है, नहीं 150 रुपए किलो थोड़ी मिलता है, 150 रुपए किलो ही मिलता है। हाँ, अगर आपको 150 रुपया 200 रुपया किलो मिल रहा है तो मंडी में थोड़ी उतना मिलता है, किसान को तो बेचारे को 50 रुपया ही मिल रहा है ना। सेब आपको 200 रुपया किलो मिल रहा है, किसान को तो 70 रुपया मिल रहा है। गेहूं आपको 60 रुपया किलो मिल रही है, किसान को तो 10 रुपया मिल रहा है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो थोक में जो चीजें आप लेते हैं उसके प्राइस को दोस्तों चेक करता है, उसी से तो पता लगता है महंगाई क्या है, क्योंकि उनको अगर पीछे से महंगाई मिलेगी सब्जी वाले को, आपको महंगी छापते हैं। तो भैया ये अब जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होने वाला है, ये करेगा प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स। अब जो मैं किसान हूं, मैंने उगाई गेहूं, मुझे क्या रेट मिला, इसके हिसाब से होगा। और कवर करेगा आउटपुट प्राइस की, भैया मैंने क्या कुछ किया इसमें, मैंने अपना समय दिया, मैंने पैसा लगाया, मैंने मजदूर को पैसा दिया, मैंने ट्रांसपोर्टेशन को पैसा दिया, वो सभी चीजों को दोस्तों लेकर। पहले क्या होता था, होलसेल का क्या रेट चल रहा है, अब नहीं, होलसेल में किसने दिया वो सामान, अब वो देखा जाएगा। समझ रहे हो, मंडी में आप गए, मंडी लगती है जो हाट लगती है, हाट में आप गए, हाट में आपने ले लिया, वो हो गया आपका होलसेल का। जो होलसेल वालों को, हाट वालों को जिसने सामान बेचा, अब उस चीज को देखा जाएगा। तो डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस करेगा पीपीआई। नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर दोस्तों, मदर डेयरी ने लॉन्च किया नेचुरली डिग्रेडेबल मिल्क पाउच, यानी कि अपने आप खत्म हो जाने वाला प्लास्टिक पाउच। और ये दोस्तों रेवोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि इंडिया में एक डेटा अगर आप चेक करेंगे, इस वक्त 50% से अधिक लोग प्लास्टिक के पैकेट वाला दूध पीते हैं, पैकेट वाला दूध पीते हैं, अमूल का हो, चाहे नंदिनी का हो, चाहे आनंद का हो, किसी भी कंपनी का हो। तो भैया, और वो प्लास्टिक है, वो रिसाइकल करना पड़ता है। हम कई बार देखते हैं हमारी गौ माता खा रही है उसको, जानवर खा रहे हैं उसको। पहली बार मदर डेयरी ने, पूरे भारत में पहली कंपनी बनी है जिसने एक ऐसा पैकेट निकाला है जो बायोडिग्रेडेबल है, जो खत्म हो जाता है। क्या बात निकाली है यार। तो आइए, तो मदर डेयरी ने लॉन्च किया भारत का पहला कुदरती तौर से खत्म होने वाला मिल्क का पैकेट 2 जून को। ये पैकेट दिल्ली एनसीआर में बिकना शुरू होगा 5 जून से, क्योंकि 5 जून को है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और ये नई पैकेजिंग फिर से जैसे आपको बताया, अभी फिलहाल सिर्फ गाय के मिल्क में इस्तेमाल की जाएगी, गाय के दूध में, दिल्ली एनसीआर के एरिया में। तो पाउच का मटेरियल इसलिए है, कह रहे इसको बायो अवेलेबल वैक्स में कन्वर्ट कर देगा।
द पाउच में थैली सामग्री का जैव उपलब्ध मोम में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कुछ और ही बना दिया। कह रहे धरती में जो माइक्रोब्स होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो इसको दोस्तों मोम वैक्स में तोड़ देंगे और फिर खत्म कर देंगे उसको कुछ सालों में। पाउच रिमेन्स रिसाइकलेबल, अगर रिसाइकल करना चाहता है तो रिसाइकल कर ले, लेकिन भैया ये बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशन है दोस्तों हमारे डेयरी सेक्टर में। मदर डेयरी हमारे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ही दोस्तों कंपनी है और हर रोज 55 लाख लीटर दूध को ये बेचती है। भैया इतनी रखते हैं आज की क्लास। होमवर्क आपको मैंने दे दिया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों एक ही मेरी सलाह रहेगी, कोशिश कीजिए डेली आइए, और एक रिक्वेस्ट है, अगर एक कमेंट छोड़ दें और वीडियो को अगर शेयर भी कर दें अपने यारों मित्रों प्यारों के साथ तो बड़ी खुशी हो जाएगी, भाई को भी थोड़ा, है ना। मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको अच्छी लग रही है क्लास तो शेयर जरूर कीजिए कि भैया रेलवे टेक्स्ट बुक पर डेली सुबह देखो क्लास पढ़ जाती है, कहां हो तुम, देखा करो। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।